वहां पर वो ऑप्शन है। चलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान खान हाड़ा। मैं कासिम हुसैन भाई की प्रोफाइल पे लाइव हूं। कासिम साहब से मेरी बहुत पुरानी एक दोस्ती या सलाम दुआ के लिए वो है। आज हम बात कर रहे थे इनसे, गपशप कर रहे थे, ओपन टॉक एक कर रहे थे। तो कासिम साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का मौसम का हाल वाल बता दें, कैसा है? लाहौर का मौसम बदल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी बेहतर हो रहा है। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता। अब वहाँ पे कैसा है आपके पास? इस्लामाबाद तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैं इस्लामाबाद आया हुआ था, मुझे सुबह गर्मी हो रही थी। मैं कोयटा अच्छा। से आया, कोयटा में सर्दी थी तो यहाँ थोड़ी गर्मी थी। रात यहाँ की ठंडी सही। है। सिपी से आया तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी। अ, जबरदस्त। मेरे ख्याल से बात को शुरू करते हैं, जो हम बात कर रहे थे। ये जो जी। क्या कहते हैं, इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है। इससे नौजवान किस तरह से फायदा उठा सकते हैं आपके ख्याल में? यार, ये सवाल तो बहुत कॉमन हो गया, यकीन करें। अब तो अच्छा। नौजवान भी बोर हो गए होंगे ये सवाल का जवाब सुन सुनकर। और सही। मैं भी बोर हो गया हूँ बता बता कर। लेकिन खैर, यकीनन हमारी ऑडियंस में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको शायद आइडिया ना हो, लेकिन है तो मुमकिन नहीं है आज के दौर में ना। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमारा चाहे कोई भी जेंडर हो, खातून है, मर्द है, बूढ़ा है, बच्चा, हर कोई इससे अलग तरीके से मुस्तफिद हो सकता है। आपका सवाल क्योंकि स्पेसिफिकली यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंशियल होती है, कि किसी तरह से वो इंडिपेंडेंट जो है ना, अपना वो सिस्टम सही कर लें। तो उसमें जो सबसे ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम रहती है वो ये होती है कि उनको कोई कंसल्टेशन नहीं देता। और हमारे यहाँ पर क्योंकि ये मसला बहुत ज्यादा है, हम यकीनन ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हर वक्त हमें सहारा हमारा बने। कोई जिस तरह बाप बड़ा करता है, माँ बड़ी करती है, फैमिली हमें सपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही चीज चाहिए होती है, क्योंकि बचपन से हमने कभी भी कुछ चीज इंडिपेंडेंटली तो की नहीं। तो हमें सही। हर चीज उसी सहारे के साथ, उसी माहौल के साथ चाहिए होती है। जबकि इंटरनेट बहुत ज्यादा ओपन है, लेकिन वहां की जो शर्त है वो यही है कि आपको इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत हद तक मवाद मौजूद है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे सीखने के लिए, चाहे आपने मोरल्स सीखने हैं, चाहे आपने इल्म सीखना है, चाहे आपने दीन सीखना है, या फिर फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है। ये सारी चीजें यूट्यूब पे, यूडेमी पे, फेसबुक पे, हर तरह के चैनल्स, पेजेस अवेलेबल हैं। लोग वहां से मुस्तफिद हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना नौजवानों की, वो वही है, जो मेंटेलिटी है, उनको कोई ना कोई चाहिए हर वक्त, जो उनको सपोर्ट करे, जो उनको सिखाए हर एक छोटी सी चीज के ऊपर भी, जो है ना, उनको हर वक्त वो एक आदत बन चुकी है, और वो आदत को भी बदलते टूटते वक्त लगता है। हाँ, लेकिन जिसके आप देखें पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर आपको वो लोग सक्सेसफुल मिलेंगे जिनके सरपरस्ती में कोई नहीं था, जिनके हालात बहुत खराब थे, बहुत टफ थे। तो मजबूरन उनको जो है ना वो एक्शन लेना पड़ा, और जब एक्शन लिया तो मतलब वो सक्सेसफुल हो गए। और इसी तरह से बाकी लोग जिनके ऊपर कोई बहुत सख्ती नहीं है या कोई मुश्किल में नहीं है, और फाइनेंशियली वो गुजारा कर रहे हैं, वो इतना जल्दी इस तरफ माइल नहीं होते, उनको टाइम लगता है। सही, बेहतरीन। अच्छा कासिम साहब, जो कामयाबी है वो क्या है? हर नौजवान चाहता है कि वो कामयाब, मशहूर हो जाए। तो कोई आसान हम्म। रास्ता हमें भी बता दें। यार, मशहूर तो आज के दिन तो ये सवाल नहीं बनता आपका क्योंकि आज के दिन हमारे पास जो है ना बहुत बड़ी घटना हुई है और मुल्क तोड़ने की साजिश हुई है आज हमारे मुल्क में, दो हमारे मिनट यहाँ की पे 2 मिनट की खामोशी। बिल्कुल। जी। तो मेरा मेरा तो 2 मिनट का हादसा है सेम है। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन यकीनन बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, उनको समझाया भी था कि मत करो, लेकिन खैर ये फिर चल पड़ेगा, हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद चलेगा, ये चीज रुकने वाली तो है नहीं, क्योंकि इसका जो यूजर है वो बहुत बड़े लेवल पर है। लेकिन अब वक्ती तौर पे शायद ये बड़ी अच्छी चीज हो गई। बहरहाल हम वापस आते हैं सवाल की तरफ। आपने तीन चार सवाल इकट्ठे किए। एक आपने कहा कामयाबी क्या है, फिर आपने कहा मशहूर होना किस तरह से मतलब हो सकता है कोई इंसान। तो ये अलग अलग है और इनके जवाब भी बहुत लंबे लंबे हैं। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं, कामयाबी इजाजत। या फिर जो है ना शोहरत, उस पर बात करें। मुझे तो थोड़ा सा ये बताए ना, कि मैं तो उस शख्स को कामयाब समझता हूँ जो खुद तो
ऐसा चिराग बने कि जो दूसरों को भी जलाए, जो दूसरों की जी, भी मदद करे। सिर्फ जलाए नहीं भाई, जिनको कामयाब करे। मतलब दूसरों को रोशनी देना, वो जिलाए और वो रोशन करे। मजाक कर रहा हूँ, जी जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं समझ मैंने इसीलिए इस कन्वर्सेशन का नाम ओपन टॉक रखा है, कि किसी भी वक्त जो है ना, मैं आपकी गिल्ली उड़ा सकूं। फिर मैं भी उसी दिमाग से बैठूं, क्योंकि गिल्ली हाँ हाँ उड़ाने में हाँ, आपको बिल्कुल याद है बिल्कुल बिल्कुल आपको याद है कि आपके ऑफिस में मैंने सबकी गिल्ली उड़ाई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपके साथ इतना फ्रैंक होके बात कर रहा हूँ, वरना नॉर्मली मैं कभी भी लाइव जो है ना इस तरह से मजाक नहीं करता। बहरहाल, नहीं जी, आपकी जरा जी आप नवाजी है। तो मुझे मेहरबानी ये करना है आप। कि मैं मशहूर कैसे हो जाऊं, मुझे वो फेसबुक से ब्लू मार्क चाहिए, वो कैसे मिलेगा आसान अल्फाज वो उसका मैं आपको सिंपल सा चाहिए क्यों? में? भाई मैं अफसर लगूंगा, क्यों? बड़ा आदमी लगूंगा। और अब बाद में जब मिल जाए फिर पता चले ये तो गलत फहमी थी, फिर क्या करेंगे? अच्छा, मैं एक चीज है जिसका प्रचार बहुत ज्यादा करता हूँ, और जी। वो ये क्योंकि मैं खुद, मुझे लगता है, और मैं हूं भी शायद रीजनेबल आदमी हूँ, तो मुझे हम्म, लगता है हर इंसान को ना रीजनेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर चीज आप रीजन के साथ लेके चलो, कि ये हम्म, कर रहा हूं तो कर क्यों रहा हूं, इसकी वजह क्या है, कम से कम पता तो हो ना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं। इसने हम्म, कह दिया था, उसने कह दिया था, सुन लिया था, देख लिया था, बस कर रहे हैं। हमें हम्म, करना है या नहीं करना है, या करना चाहिए या नहीं करना, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसके पीछे जो थ्योरी है, जो स्टडी है, वो हम कभी भी नहीं करते। तो हम्म, अगर थोड़ी सी हम वो कैलकुलेशन कर लें तो हमारी लाइफ बहुत रीजनेबल हो सकती है। और जब आपकी लाइफ आप कैलकुलेशन के साथ चला रहे होते हैं ना, तो वो बड़ी हल्की फुल्की हो जाती है। अब बड़ा इजी फिर रहेगी, क्योंकि हमारे जहन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी उबल रही होती हैं हम्म, जिनका आप यकीन करें हमारी जिंदगी में दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता, हमें जरूरत भी नहीं होती ऐसे ख्यालात की, ऐसी चीजों की, लेकिन हम हम्म, फिर भी लेके जो ना चल रहे होते हैं। वो कुछ मुआशरा हमें दे देता है, कुछ फैमिली दे देती है, कुछ दोस्त दे देते हैं, कुछ सोशल मीडिया, बहरहाल। तो ब्लू टिक मैं तो नहीं समझता कि हर किसी को उसकी जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लू टिक लगेगी तो हमारे घर पे राशन आएगा। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें, गिन चुन के मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक है मैक्सिमम। सही। तो वो थोड़ी सी है भी एक्सपेंसिव। हम्म, बहरहाल मिल जाएगी, इतना मुझे पता है। जिस तरह आप लगे हुए हैं ना, आपको तो जरूर मिलेगी। आपको तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है ना, तमगा इम्तियाज भी ना महविश हयात से लेके दे देगा। वो बोलेंगे भाई तुझे दिया था, गलती हो गई, ये बस हाड़ा का। आपने जो है ना, हाँ, फिर आपने वो बिस्कुट वाले ऐड में नहीं जाना। मैं ऐसी डांस करूंगा कि महविश को ही गिरा दूं स्टेज से। अच्छा, चलें ठीक है। मुझे ये बताएं कि हर शख्स चाहता है कि एक एक क्लिक पे उसको पैसे मिले, हर शख्स चाहता है कि वो ऑनलाइन पैसे कमाए। तो ये कैसे पैसे कमाते हैं यार? कासिम भाई, आप तो बड़े अरसे से सुना है कमा रहे हैं पैसे। यार सब कमा रहे हैं, आप भी शायद कमा रहे होंगे, बस बताते नहीं है, अलग बात यह है। वो 3 इडियट्स का वो डायलॉग है ना, बताता कोई नहीं। मेरे साथ पता क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने ना वालदा को बताया कि मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, और ये जो सामान मैं डेली लाता था उसको बेचता था। तो उन्होंने, उस टाइम में सदर पाकिस्तान थे, कि उन्होंने उनका नाम लिया कि उसको भी ऐसे कोई पैसे नहीं देता, जरूर तुमने कोई हम्म। गलत काम किया है। मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया है, यही बेचे हैं। कहते नहीं, इनके इतने पैसे बनते भी नहीं है। तो खैर, आप बताएं क्या तरीका है, अच्छा यार तरीका है पैसे बनाने का? तरीका अच्छा, सारे ही अच्छे तरीके हैं, बस हम्म, वो दो चीजें देख लें उसके अंदर होनी चाहिए। एक, सच होना चाहिए, और दूसरी, मेहनत होनी चाहिए। सच हम्म, बोलेंगे, मेहनत करेंगे किसी भी काम में, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा ही है। अगर ये दो चीजें जिसके अंदर नहीं है, कुछ भी दुनिया का, चाहे आप ऑफलाइन भी आ जाएं, बिजनेस हो या जॉब है, तो वो भी गलत है। और जिस तरह से हमारी प्रैक्टिकल एक दुनिया है, घर है, मकान है, रोड हैं, बिजनेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसी हम्म, तरह ऑनलाइन भी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। वहां पे डोमेन नाम से एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल यू समझ लें, आपका एक एड्रेस है, वही रोड है जिसकी तरफ आप जाते हैं। बिजनेसेस हैं, मेडिकल है, जॉब्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, ये सारी चीजें उस वर्चुअल इंटरनेट की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। बस एक चीज है, हमेशा जब भी कोई ऑनलाइन आना चाहता है या काम करना चाहता है, उसमें वो मार खा जाता है, और वो मुझे बड़े अरसे के बाद शायद समझ आई, और वो यही है कि हम कभी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते। इसका मतलब ये है इंडस्ट्री स्पेसिफिक होने का, कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई की, एमबीबीएस आपने किया,
अब आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप मेडिकल फील्ड के अंदर जाएं, क्योंकि आपकी स्टडी है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, नॉलेज है बहुत ज्यादा। लोग क्या करते हैं, देखा देखी के अंदर ये अमेजोन कर रहा है, यहाँ भाग जाओ, ये करो। अल्लाह के बंदे, आपने 5 साल वहां प्रैक्टिकल मेहनत की है, आपके पास आपने रातें खराब की, आपके पास आपने कितनी थियोरेटिकल चीजों को स्टडी किया है, उस सबको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ऑनलाइन या इस वर्चुअल दुनिया के अंदर, जो कि लोग नहीं करते और बागी हो जाते हैं नेट पे आकर के। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि हर किसी का किसी ना किसी शोबे से, अगर पर्सनली उसका नहीं होगा तो उसका फैमिली बिजनेस होगा, कोई बैकग्राउंड होगा, तो मेरे ख्याल से उसको उस इंडस्ट्री के अंदर जाके पहले देखना चाहिए कि ऑनलाइन इस इंडस्ट्री का क्या सूरत हाल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पास हो सकता है किसी ने उस इंडस्ट्री में जॉब भी की हो फिजिकली, हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है उसने स्टडी की हो उस बारे में, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है ग्रो करने, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही होती है कि लोग देखा देखी में ना अपना काम छोड़ के ग्राफिक में चले जाएंगे, मार्केटिंग में चले जाएंगे, डेवलपमेंट में चले जाएंगे, फिर वो सर्कल बिल्कुल जीरो जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके लिए भी तो फिर आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सब चीजें चाहिए। हमारे यहाँ पे एक चीज देखी गई है, हरफन मौला वाला सीन है, उसका क्या हल बताएंगे? मैं मतलब किसी एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, आप बता दें, एंटरप्रेन्योर है जो भी है, वो वो कहता है जी मैं फ्रीलांस भी करता हूँ, मैं ई कॉमर्स का भी सीखता हूँ, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं पता नहीं इतनी चीजें। मैंने कहा ये किस टाइम में करते हो? कहते बस जहाँ कुछ करना होता है कर देता हूँ, बाकी फिर इस तरह से उसको कैश मैनेजमेंट का भी पता नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी कोई राय है, कुछ है? नहीं, इमरान भाई, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक चीज बताऊंगा। ये बात वाकई सच है, ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसका हम्म, रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं हो सकता कि सुबह के टाइम आप पुलिस हो और रात के टाइम आप डॉक्टर हो, पॉसिबल नहीं है। नहीं है, सही प्रैक्टिकल दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में हर चीज की ऑटोमेशन है, हर हम्म, चीज के अलग टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, तरीकेकार हैं करने के। उसमें कोई पॉसिबल मतलब इश्यू नहीं है। आप वर्चुअल असिस्टेंट रख सकते हैं अलग अलग बिजनेस सेट करके, और वो आपके उस काम को देखते रहेंगे, उसको आप भी पार्शली वीकली मंथली देख के उन चीजों को आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन की वो तो है ही, कंप्यूटर ना मशीन है, आपके लिए मशीनें काम करती हैं ऑनलाइन। आपने हम्म, सिर्फ समझना ये होता है कि चीजों को आपने ऑटोमेट करना है अपने हिसाब से। मैक्सिमम जो लिमिट है ना ऑटोमेशन की, आप उसको वो करते हैं। तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि वो ना करें, बल्कि ये बहुत अच्छी मेरे ख्याल से बात है कि जितने अलग अलग शोबों में आप चीजों को, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वहां पे मैनुअली काम ना करें। हम्म, हमारे यहाँ पे जो एक मसला है ना, कि हम कहते हैं हम कोडिंग भी करें, हम डिजाइनिंग भी करें, हम जॉब भी करें, अपना बिजनेस भी चल रहा हो, और प्रैक्टिकल सबको हम इक्वली टाइम भी दें, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो फिर वही दो कश्ती का मुसाफिर वाली बात है। हम्म, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को देखें और इन सब कोशिश करें मैक्सिमम, इन सारी चीजों को मैं ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये बिजनेस है ई कॉमर्स का, इसके लिए कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो कि मैं सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकूं, कि ऑनलाइन ऑर्डर हो, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हो, ऑनलाइन सारी उसकी इन्फॉर्मेशन कुरियर को चली जाए, मेरा एक छोटा सा वेयर हाउस हो, वहां पे एक बंदा बैठा हो, वो शिपमेंट वगैरह करे, और वो मतलब कुरियर वाला आके लेके, जूता है, चप्पल है, जो भी है, वो जगह पे पहुंच जाए। मुझे प्रैक्टिकली हर चीज के अंदर इन्वॉल्व ना होना पड़े। सही। तो वो बड़ी अच्छी बात है। और जितना आप चीजों को ऑटोमेट करते जाते हैं, आप, मैंने ये पर्सनली अपनी लाइफ में भी फील किया है, हम बहुत हद तक फिर अपने टाइम को तो बचाते बचाते हैं, लेकिन इसके साथ फिर अपनी जहानत को और अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ऑटो मतलब हर चीज में हम कोशिश करते हैं, ये नहीं कि मेरा टाइम जाया हो जाएगा, एक वो वाली मेंटेलिटी भी है कि मैं हम्म, यहाँ बैठा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इतना अगर काम कहीं और कर लेता तो मैं इतने पैसे कमा लेता। अब हम्म, प्रॉब्लम यही कि उसने मैनुअली करना था। अगर वो चीजें ऑटोमेशन पे होती तो उसको कोई इश्यू नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, असल मैं अभी अगर आपके, बस ये क्लास मेरा पॉइंट है, मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा हूँ, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड है। क्लाइंट आता है वेबसाइट के ऊपर, वो डेमो हम्म, चेक करता है, वो परचेस करता है, वो पेमेंट पे करता है, उसको सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाता है, उसको सपोर्ट, सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वीडियो ट्यूटोरियल, सब उसको डिलीवर हो जाता है, और वो सारी चीजें करना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे आराम से आपके साथ बैठ के गपशप लगा रहा हूँ, मुझे मैनुअली कहीं इंगेज होने की जरूरत नहीं। हम्म। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उसके ऊपर अगर इंसान काम करे तो मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। देखें, आपका तजर्बा माशाल्लाह से बहुत पुराना है। नए लोग ऑटोमेशन की तरफ थोड़ा सा फेयर है उनको, कि हैकर्स काफी हैं, या कोई भी चीज हमने छोड़ दी तो कोई और आके ना टेक ओवर करेगा और हम्म। चीजों को देखेगा। तो ये किस तरह से होगा, और कौन ऐसा कोई रेगुलेटरी कोई अथॉरिटी है
कि कल को अगर कुछ होता है तो कौन भरपाई कर देगा कुछ? इमरान भाई, मेरी वेबसाइट को 8 साल हो गए और 8 साल में कोई 18 बार हैक हुई है, और हम्म। उसमें से 10 बार इंडोनेशिया से लड़के थे जिन्होंने हैक किया उसको। और और मैं इस चीज को बहुत अच्छा समझता हूँ। देखें, आप हर चीज को खुद टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बाज़ हम्म, औक़ात मार्केट में या तो आपका क्लाइंट आपको इशारा देता है, फीडबैक देता है कि ये चीज हम्म, यहाँ पे गलत है, आप उसको समझते हो, अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को इम्प्रूव करते हो। या हम्म, फिर कोई चोर आता है, चोरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मोबाइल की दुकान है और हम्म, आपने मोबाइल बिल्कुल दरवाजे के सामने रखे हुए हैं। अब कोई भी आता है वहां से उठा के भाग जाता है, तो आप दुकान तो नहीं बंद करोगे ना। सही आपको बात। आइडिया हो गया, अब मैंने सौदे को सिक्योर करना है, अब मैंने इसको आगे कहीं रखना है हम्म, या फिर कहीं दराज के अंदर रखना है, शीशा वगैरह लगाना है। तो इस तरह फिर आप अपने आप को सिक्योर करते जाते हो, इंप्रूव करते जाते हो। देखिए, गूगल हैक हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, याहू हो सकता है। तो फिर जिन्होंने टेक्नोलॉजी खुद बनाई है, जिन्होंने इजाद की है, वो खुद भी हैक हो गए, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो बहरहाल, हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना, हमारे पास सिक्योरिटी के टूल्स अवेलेबल हो, हम खुद को सिक्योर कर सके। लेकिन अगर उसके बाद भी हैक हो जाता है तो उससे घबराना नहीं है इमरान खान साहब के। आपने बस जो है ना फिर मेहनत करते रहना है। अच्छा, एक और चीज, आप मल्टी मिलियनर बिजनेस की बात करते हैं, आप ज्यादा लोगों को हायर करने की बात करते हैं। लोगों को ये भी फेयर है कि भाई मैं बंदे रखूंगा तो ये काम सीख गए तो फिर मेरा काम तो लग गया ना। मतलब मुझसे सस्ता कोई और काम करके दे देगा, मैं बंदे क्यों रखूं? हम्म, भाई मेरे बंदे तो मेरे लिए नुकसानदेह होंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब हजारों हिसाब से लोग जॉब करते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और शुरू शुरू में लोगों के जहन में ये चीज होती है। लेकिन अगेन मैं आपको बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। लोग, आप इसलिए डरोगे ना कि मैंने बंदा रखा, मैंने पर्सनली उसको ट्रेन किया, उसको मेहनत की, उसको सिखाया, और फिर उसके बाद उसने काम छोड़ के वो भाग गया। तो आपका लॉस यहाँ पे क्या है जो आपको नजर आता है? आपका टाइम गया ना। यही है ना। लेकिन मैं क्या हम्म, कहता हूं, मैं कहता हूँ चीजों को आप ऑटोमेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है, उसके अंदर आपने किसी को हायर करना है, उसको आपने कुछ सिखाना है, समझाना है, उसके वीडियोस बना दें, उसके आर्टिकल्स बना दें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना दें। तो आपका जो पर्सनल टाइम है ना, वो सिर्फ जो है ना महविश हयात को देखने में गुजरेगा। बाकी काम जो है ना वो लोग कर रहे होंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या तो क्या अपना देखते टाइम बचा। हैं? सर, हम तो जो सोशल मीडिया पे आते हैं सब देख लेते हैं, जो जो भी चीज, मतलब कोई अच्छा, ये कोई सच फिल्टर नहीं है। सच सच बताएं, गाला वाला ऐड कितने बार देखा और किस चीज को जूम करके देखा? सच बात तो ये है कि जूम किसी चीज को भी नहीं किया। अच्छा। और वो मैं यूट्यूब पे गया था कुछ देखने के लिए, तो वहां पे मुझे वो ऐड नजर आया। तो मैंने उस हम्म। पर क्लिक किया, थोड़ा सा चलाया, तो मेरे सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया। वो ओ, मतलब उसमें उछल कूद इतनी ज्यादा, एनर्जी इतनी ज्यादा थी, तो मैंने कहा इसको बंद कर देते हैं। तबीयत ना खराब, वैसे भी बुजुर्ग हो गए हैं, तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया। नहीं दे, उसको दिल पूरा भी नहीं देखा मैंने। दिल तो बच्चा है जी। हाँ, दिल बच्चा है लेकिन दिमाग तो नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं आपको कोई क्या कहते हैं, एक मेहमान दे दूं 2 घंटे के लिए, कोई बलूचिस्तान से या मेरे शहर जी से आए, कोई सॉफ्टवेयर का काम करता हो, कुछ भी करता हो, जी। तो आप उसको 2 घंटे देंगे लाहौर में? दो नहीं सर, मैं ज्यादा दूंगा। अभी पिछले हफ्ते ही क्वेटा से एक दोस्त आए हुए थे, और वो हम्म। भी इसी तरह से शायद देख भी रहे हो मुझे, कनेक्टेड भी है मेरे साथ। तो क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, बंदा एंटरप्रेन्योर रह के सोशल वर्कर किस तरह बन सकता है? सोशल वर्कर जो होता है ना, वो बगैर किसी मकसद के काम कर रहा होता है। वो सिर्फ या तो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, लोगों की खुशी के लिए, इस तरह की चीज है। एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ अपना पेट देखता है और अपनी ख्वाहिशात को देखता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। इनका जो अंतर है ना, अंतर, वो बड़ा हम्म, फर्क है इन दोनों में। हम्म, तो अब वो जिम कैरी की एक कहावत है बड़ी जबरदस्त। वो कहता है कि हर इंसान को जो है ना दुनिया में बिलियनर बनना चाहिए, ताकि उसको ये समझ आए कि ये वो चीज नहीं है जो वो सोचता है। जिस तरह आपने कहा ना कि ब्लू टिक चाहिए मुझे, लेकिन पता नहीं कि चाहिए किस लिए, हकीकत में वो बाद में पता चलेगा। तो इसी तरह से मैं वो बात ही भूल गया। देखिए, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ, ये सोशल मीडिया ने इतना दिमाग खराब किया होगा। पहले मैं इसी ब्लू टिक की एक बात करता हूँ, मैं आज किसी को बता भी रहा था। तो जी जी। मैंने ना 2012 में बड़ा आज क्रेज, आपने भी ब्लू कपड़े पहने हुए, मैंने भी ब्लू पहने हुए। मैचिंग मैचिंग एक मिल गया मतलब। तो जी जी। मैंने ना वो 2012 की बात है दोस्त, मुझे बड़ा क्रेज था फेसबुक पे।
फॉलोअर्स बढ़ाने का और वीडियो बनाने का, पता नहीं क्या बोलता रहता था। तो दोस्त ने कहा कि तुम शादी कब करोगे? मैंने कहा यार शादी के लिए एक शर्त है कि खातून का ना वो प्रोफाइल जो है वो ब्लू टिक वाली हो, 2-3 लाख फॉलोअर हो, जब मैं टैग करूं तो अलाउ करे। ये मेरी शर्त थी। तो बात सवाल ये था कि सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर, और आपने ये जवाब दिया कि भाई वो जो फर्क होता है उसको पेट चाहिए होता है और उसको जो है हाँ, वो दोनों में ना मतलब। जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। देखें, या तो वो एक और कहावत है ना कि सखावत वही है कि आप के पास इल्म हो और आप फिर खुद भी खुद को जो है ना बिल्कुल लोगों के साथ ऐसे बैठे हैं, ऐसे उठाएं जैसे कि आपके पास कुछ भी ना हो, तकब्बुर वगैरह कुछ भी ना हो। अब हम्म, एंटरप्रेन्योर हो और उसके अंदर सखावत हो, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस सही। बेचारे ने तो बड़ी मेहनत करके एक एम्पायर खड़ी की है ना, बड़ा कुछ उसने किया हुआ। तो उसका तो एक एक सेकंड जो है ना कैलकुलेटेड है। हम्म, तो मैं ये समझता हूँ दुनिया के अंदर एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो सोशल एक्टिविस्ट बन सके, या शायद मैंने अभी शायद देखा भी नहीं है। इवन कि यार अगर ये मैं आपको बिल एक एग्जांपल दूं, बिल बिल गेट्स गेट्स की। गेट्स की जी। तो हाँ, तो वो अब सोशल वर्कर है, इज नॉट एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेस नहीं कर रहा। तो ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि वो मतलब उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो चीजें खरीद के भी कर सकता है। बट अगेन, एज अ पर्सन ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि वो दोनों चीजों को साथ लेके चले, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जहां तक अगर अपनी राय दे दूं, मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनता ही बंदा इसलिए है कि मेरे पास बाकी वक्त बचे और मैं किसी अच्छे काम में लगा दूं और अल्लाह को भी राजी करूं। हाँ, मालदीव से मुझे ये होके लगता है आऊं, क्योंकि अगर सिंगापुर जाऊं, थाईलैंड जाऊं। अच्छे काम तो फिर बिजनेसमैन के लिए बिजनेस ट्रिप लगाओ। नहीं, कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ यार, मक्का जाऊं, मदीना जाऊं। आप मदीना में कितना अरसा रहे थे? चले, मुझे आप मार खिलवाएंगे। आप मदीना में कितना अरसा रहे? यार मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश मदीने की है और मैं वहाँ 30 साल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान जब आया मैं एग्जैक्टली 30 साल का था। माशाल्लाह, आपने सारी गाड़ियां खुद खरीदी है? आपके घर में मैंने गाड़ियां देखी हाँ यार, सभी खुद ही खरीदते हैं। थी। नहीं, आपके अब्बा ने कितनी दी थी आपको? नहीं नहीं, मेरे वालिद ने कभी जिंदगी में मुझे कोई गाड़ी नहीं दी। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे, मजीद दे। अच्छा, हाँ कासिम भाई ये बताएं कि पाकिस्तान के मसलों का हल क्या है, आसान अल्फाज में यार, पहले तो आपके मुझे ख्याल में? बताएं पाकिस्तान के मसले क्या हैं, पहले मुझे ये बताएं। क्या इश्यूज हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी, लेजी अवाम, मेरी तरह ज्यादा हंसने वाले लोग, और क्या है? ये तो अच्छी आप, बात है यार, ये मसला तो नहीं है ना। यार लोग मुझे कहते हैं तुम सारा दिन हंसते रहते हो, काम क्या कब करते हो, क्या करते हो? तो लोगों के लिए तो मैं मसला हूं ना। नहीं, अब ये मैं हल नहीं कर सकता, सॉरी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, पाकिस्तान में कचरा बहुत है, उसका क्या हल है? पाकिस्तान में क्या है मतलब? पाकिस्तान में कचरे से ज्यादा जहानत गंदी है। हमारी प्रॉब्लम ये जो कचरा हमें बाहर नजर आता है, हकीकत में ये हमारे दिमाग में, हमारे जहन के अंदर है। मैं कल कहीं गया था, मुझे कुछ काम था एक गवर्नमेंट के इदारे में, पर्सनल। तो हम्म, वो मेरा दोस्त था, उसको कुछ और काम था, तो उसने अपनी गाड़ी में मुझे ड्राइवर को बोला एसी चलाओ, भाई को अंदर बिठा दो। अब हम्म, ड्राइवर गया, मेरे लिए जूस वूस लेके आया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ एसी वाले में, दोपहर का टाइम है। और मैंने हम्म, जैसे जूस पिया, मैंने उसको डब्बा दिया। अब मुझे ये लगा कि उसने गाड़ी में शायद कोई शॉपर है, कोई चीज है वो रखेगा। उसने, हम्म। अल्लाह के बंदे ने शीशा उतारा और ऐसे फेंका ना। निशाना। और आप यकीन करें, वो 2000 मतलब या 20 या 19 की गाड़ी का मॉडल था। तो अब मैं वो नाम भी नहीं लेता ताकि वो दोस्त भी नाराज ना हो जाए पब्लिकली। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, ये क्या चीज है। मतलब देखें, इतनी अच्छी गाड़ी में भी तुम बैठ गए, इतनी अच्छी तुम्हारी जॉब भी लग गई, तुम खा पी भी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम ये हरकतें कर रहे हो। तो ये कचरे के। ये मसला, हाँ, ये मसला हमारा और जो है ना जहनों का है, और कुछ भी नहीं है। और हम्म, इसको बड़ा टाइम लगेगा। और इसका देखें ना, अब मुझे ये लगता है इसका जो हल है ना, हम्म, वो यही है कि जब तक, अब अगर आप देखें पाकिस्तानी बहैसियत कौम या एज अ नेशन, हमारा सबसे ज्यादा ट्रैवल किस कंट्री में होता है? सबसे ज्यादा सऊदीया में होता है। या फिर आपका अब जाके थोड़ा सा लोग सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स निकलना शुरू हुए, या तुर्की, ये ड्रामे के बाद या उससे पहले थोड़ा सा ना। तो जब आप, या अगर आप ज्यादा देखें, जो हमारी लेबर है जो मुल्क से बाहर है,
वो कौन लोग हैं? जो मजदूर टाइप हैं, जो इलेक्ट्रिशियन टाइप हैं, इस तरह से। तो वो वहां पे रहते हैं, वो वहां पे भी कचरे में रहते हैं, कचरा ही साफ करते हैं, वापस उसी जहनियत के साथ ना। हम्म। तो हमारे यहाँ पे जब तक बहैसियत कौम हम लोगों की ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गहरा मतलब ताल्लुक है मेरा। जब तक हम लोग ट्रैवलिंग की दुनिया के अंदर जाके मतलब दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करते कि बाकी दुनिया रहती कैसे, खाती कैसे, उठती कैसे, सोती कैसे, तब तक मुझे लगता है हम हमारा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि देखे ना, मैंने एक बंदे को देखा, उसने जूस का डब्बा फेंका, अगले दिन मैं पी रहा हूँ, मैं भी उठा के फेंक दूंगा, तो फर्क हम्म। नहीं आएगा। लेकिन जब हम ट्रैवल करेंगे, दुनिया को देखेंगे कि वहां पे कैसे कचरे का सिस्टम कैसे होता है, ऐप समझा जाता है, कानून होता है, ये सारी चीजें, एथिकल मॉरल्स, ये सारी चीजें फर्क करती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आएगी। मेरा बाकी तो मेरा नहीं, एक ही हल है कि ट्रैवल किया जाए, पूरे मुल्क पूरी कौम को निकाल के ना पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर लगाया जाए, पूरे पाकिस्तानियों को, फिर जाए समझ क्यों आ जाए। क्यों हर जगह कचरा करवाना है? मेरी बात सुने। अभी मैं दो चीजें पूछूंगा, एक चीज बताऊंगा, एक चीज पूछूंगा। मेरा एक दोस्त है, रिसेंटली वो कनाडा से आया हुआ है, 1 साल या जी 1.5 साल हुआ है। जी वो जब जी कनाडा से आया हुआ है तो उसने कहा पहले मैं बहुत ख्याल करता था, लोगों को जी कहता था कि आप गुजर जाए, मैं थोड़ी देर में गुजर जाऊंगा। इतनी देर में जी कहता मेरा काम हो जाता था, मैं वहां नहीं पहुंच सकता था, लोग इतना ज्यादा गुजरने लग जाते थे कचरे के हवाले से। सारा उसने बताया कि मेरा जो सारा एक्सपोजर था वो सारा यहाँ आके खत्म हो गया। दोबारा से मैं अपनी लाइन पे आ गया। एक तो ट्रैवल से भी मेरे हम्म। शायद फर्क नहीं पड़ना, अगर ये तजर्बा उसका देख लेना। उसने हालांकि अपनी जिंदगी के 8 साल गुजारे पता नहीं कितने मुल्कों में। अच्छा, दूसरा ये अभी मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। मेरे जैसे बच्चे क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अपने लिए? यार पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ हो सकता है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना इर्द गिर्द, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि बाजों का आप देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सक्सेसफुल हैं, उनको सिर्फ पीछे किसी ने अप्रिशिएट किया था, किसी ने सिर्फ हम्म। इतना कह दिया था, यार तुम ये करके देखो, शायद तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उसने हम्म। किया, वो सक्सेसफुल हो गया। तो उसको किसी ने फिर अप्रिशिएट किया, यार तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया, तुमने ये। तो हमारे यहाँ पे अगर आप पूरा दिन भी मेहनत करके जब घर आएंगे ना, तो घर के हम्म। जो मसाइल हैं स्पेशली, उनकी मैं बहुत ज्यादा बात भी करता हूँ। मतलब बीवी होगी तो वो परेशान करेगी, बाप होगा तो वो होगा, माँ होगी तो वो अपने परेशानी, भाई ये तो छोटा, उसके अपने नखरे होंगे। तो हम्म। अप्रिसिएशन तो कहीं से आपको मिलने ही नहीं वाली ना। तो इसमें सही। बड़ा टफ है। एक ऐसा इंसान जिसने प्रैक्टिकल लाइफ नहीं गुजारी, जिसकी गैदरिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों में नहीं है, उसके लिए ये बड़ा टफ है कि वो एक चीज को सोच के सरवाइव करता रहे, मेहनत करता रहे, और एक ख्वाब के साथ वो चलता रहे। ये बहुत टफ है, बहुत आपको कम लोग मिलेंगे जो कि इस तरह की जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब उसका जो हल है वो सिर्फ मेरे ख्याल से ये है कि ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, क्योंकि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, ये जो इन्वायरमेंट होता है, ये हर किसी की जिंदगी में अलग अलग तरीकों से हम्म। सर्कमस्टेंसेस में रहता है उसको इफेक्ट करने के लिए। मैं जो ज्यादातर कोशिश करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उन लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ, या फिर उन लोगों को सुनता रहता हूँ जिनके साथ मैं कभी जिंदगी में इंटरेक्ट भी नहीं किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदा भी नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट पड़ा हुआ है, जो कि आपको बहुत हद तक फायदा दे सकता है, मोटिवेट रख सकता है। तो आप ये सारी चीजें करें, और इसके बाद आपको बाकी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखें स्ट्रगल किसी शख्स की है, तो वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी जबरदस्त स्ट्रगल की है। मैं रिकमेंड करूंगा, लोग तो बड़ा कहते हैं स्टीव जॉब को पढ़ें, बिल गेट को पढ़ें, ठीक है, दुनियावी एतबार से वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म। सीरत नबवी जरूर पढ़ें। सीरत हम कहते हैं कि महात्मा गांधी को देखो, उसने तहरीक चलाई बिल्कुल साइलेंट होकर पूरी दुनिया को, वो ठीक है, उन्होंने, बाकी सब लोगों ने मेहनत की, लेकिन सीरत नबवी जो इंसान पढ़ेगा ना, उसको मेरे ख्याल से इतना भी समझ आ जाएगा कि मुस्कुराना कैसे है, पानी कैसे पीना है, बैठना कैसे है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ के अंदर, और ये इतना बड़ा इनकलाब लेके आती हैं एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, हमें इस चीज की समझ नहीं आती। तो इससे फर्क पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर, आप जिस माहौल में, उसके ऊपर भी बाजू का आप हावी हो जाते हैं। लोग आपकी तबीयत की वजह से, आपके अंदाज की वजह से भी आपसे बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका एक पर्सनैलिटी इतनी मतलब पुख्ता है कि उनकी कोई गलत बात भी आप पे नहीं चल सकती। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सीरत नबवी पढ़ें। वो कुछ लोग समझते हैं कि जी वो दीनी मवाद बेच रहा है या दीनी बातें कर रहा है, तो ये इससे कुछ नहीं होता, वो ठीक है, उनकी अपनी एक मेंटेलिटी है। लेकिन मोटिवेशन के हवाले से मेरे ख्याल से सीरत नबवी हर इंसान को पढ़नी चाहिए। बाकी दुनियावी भी बहुत सारी मोटिवेशनल लोग हैं, उनको फॉलो करें, उनका कंटेंट पढ़ें, उनकी बुक्स पढ़ें, और इनके साथ दोस्ती करें, इस कंटेंट के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। वरना तो आप मर खप जाएंगे, सिर्फ बातों में ही मर जाएंगे, यकीन करें।
घरेलू मसाइल में ही आप इतने परेशान हो के खुद को फांसी लगा देंगे कि आप, मतलब जो सक्सेसफुल लोग भी है ना, तो उनके घरेलू मसाइल उनको मार देते हैं, यकीन करें। तो उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कासिम भाई, आपकी तरफ इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसको थोड़ा सा देख लें। मैं अच्छा। फिर एक नए सवाल की तरफ आता हूँ। आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ये था कि रिसेंटली ना किसी मुझसे पूछा कि भाई हम क्या करें, कि हमारी नाकामी इसी वजह से है कि हमारी जिंदगी जो है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की के नक्शे कदम पे नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि आप ये कोट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, या आप इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपके दादा परदादा ने कभी नहीं किया था। ये आपने शुरू किया है ना। अगर आप चाहें तो अरबी को भी सीख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो चीजें अमल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। कहते यार ये मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। तो मैं आपकी वाली बात है कि मजहब और दीन और चीजें, असल में हम प्रैक्टिकल इन चीजों को नहीं लेते हैं ना। हम जहाँ पे माफी मांगनी होती है, जहाँ पे कोई बड़ा काम हमसे हो जाता है, तब हम याद करते हैं। यहाँ हमें दुआ कबूल करवानी होती है, तब हम जो है दीन को फॉलो करते हैं। मतलब परस्त है ना, मादा परस्त लोग हो गए हम। जी, लेकिन मैं इमरान भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मैं एक स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। अगर जी आपने देखे, जिस तरह मैंने आपको पहले वो चांद वाली एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल है तो पूरा इंसान सोचते हैं कि जा सकते हैं। इसी तरह से आपको हर ये चीज की कोई ना चांद कोई वाली एक ही। चांद वाली एग्जाम्पल और पूरी बात बताएं, क्योंकि वो फोन पे था हमारा। अच्छा, मैं वो फिर से बता देता हूँ। हमें कुछ भी करने के लिए अपना एक माइंड को रेडी करने, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो चलता है डिनाइल की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ भी आएगा ना, तो आपका जो माइंड है वो सबसे पहले उसको डिनाई करेगा, नो बोलेगा, वो यस नहीं बोलता। कोई भी हम्म, चीज आएगी आपके माइंड में, फिर आप उसको मनाओगे, फिर कन्विंस करोगे, कुछ आपके वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट होगा, कुछ फैमिली होगी, कुछ दोस्त होंगे, आपका ऑफिस होगा। वो सारी चीजें आहिस्ता 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 फिर आपका हिसाब जब कल तक कैलकुलेशन करेगा आपका माइंड, उसके बाद जाके अगर उसको समझ आएगी तो वो यस बोल देगा। ठीक है ना। तो हमें इसी तरह से हर चीज के लिए अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाए ना, तो वो यस बड़ी इजी हो जाती है। और मैंने इस सेंस में आपको वो सीरत नबी में बताया, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा। एक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जो एक तहरीक बनाई, वो किस तरह से बनी, एक शख्स ने पूरी दुनिया को जो है ना बदल के रख दिया। जो जो क्या कहते हैं असूल थे दुनिया के, जो दस्तूर था, जो कल्चर था, वो सारी चीजें बदल गई एक शख्स की वजह से। और आज तक वो उसी पैमाने पे चल रही है। तो उस जाहिर है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिस होगी, कुछ ऐसे तरीकेकार होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि इम्प्लीमेंट की गई होंगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंकलाब आया ना इंसानों की दुनिया के अंदर, जिंदगियों के अंदर, सॉरी। तो वहां से हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, कि जिससे हम अपने इर्द गिर्द की जितनी भी स्ट्रगल चल रही है, एक सर्वाइवल लाइफ जो चल रही है, हम उसको चैलेंज करके कैसे वहां से आगे बढ़ सकते हैं। वो मैं मतलब दुनियावी एतबार से भी बड़ी जबरदस्त चीज है वो। जबरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज है वो हमने डिस्कस की थी फोन पे भी, और इसका मैं भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मुझे भी मेरी जिंदगी पे भी हुआ है। फेक मोटिवेशनल स्पीकर और फेक मेंटोर्स, और ये जो फेक फेक फेक, ये क्या है? थोड़ा सा बताएं। कि हवा भर देते हैं लोगों में, लोगों को बताते हैं कि ये आसान तरीका है, तो ये खुद उस तरीके से कोई फायदा उठाते हैं या सिर्फ लोगों को ही बताते हैं कि ऐसे भी होता है? यार, पहली बात तो ये इमरान भाई, फ्रॉड जो है ना पूरी दुनिया में होता है और अलग अलग तरीके से होता है। हम्म, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को लेके उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और हम्म, ऐसे लोग बहुत कम है जो सक्सेसफुल हैं। तो जो तबका सक्सेसफुल नहीं है, उनके बीच और सक्सेसफुल लोगों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम्म, उनको ढूंढते ढूंढते वो किसी ना किसी ऐसे बंदे के पास या ऐसे ग्रुप के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो कि हम्म, उनको, वो एक पंजाबी में कहावत मुझे सही से ठुड्डे लाइन है, पता नहीं इस तरह कुछ है, वो लगा देते हैं उनको। हाँ, ठीक है ना। अब उन उन बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि बंदे को वेरीफाई कैसे करना, तरीका कार क्या होता है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ब्लू टिक उसी को मिलती है जो कि वाकई ही कोई काबिल हो, हर किसी को नहीं मिलती। ठीक है ना, सही। हर आदमी ब्लू टिक नहीं ले सकता, उसकी जाय कुछ नहीं, आपको तो मिलेगी। आपको तो मेरे ख्याल से आपको रेड भी मिलेगी। अच्छा, तो आगे बताए। नहीं तो इस पे किसी ने और बात की। चल, जी। तो वो बेचारों को ये नहीं पता होता इन सारी चीजों को, कि बंदे को वेरीफाई कैसे करना है। तो वो फिर वो मार खाते, पैसे जाया करते, वक्त जाया करते करते। कुछ तबका तो ऐसा है, तो वो वापस लेबरी की तरफ आ जाता है, जॉब्स की तरफ आ जाता है। कुछ तबका है जो डेडिकेशन के साथ, उनको कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं,
जिनकी बसातत से या सआदत से वो आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और आप यकीन करें, बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि YouTube के ऊपर इतनी चीजें पड़ी हुई जिससे आप चीजें सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग आज के 2020 में भी लोग ये समझते हैं कि YouTube तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का चैनल है, वहां पे आप जाके महविश हयात को देखें, बिस्कुट देखें और बात खत्म होगी। इसके अलावा भी सितारों से आगे भी जहान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तो मतलब हमारा परसेप्शन भी नहीं है इस तरह का, ना इन्वायरमेंट है, ना लोग शेयर करते हैं इस तरह की चीजों को। बाकी ये कि टाइम लगेगा, चीजें बेहतर हो रही हैं, लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, कंटेंट बन रहा है अच्छा भी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो खराब कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। अब मुआशरे के अंदर जो मुझे पता है, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, अगर आपने अच्छाई लेके आनी है तो आप सिर्फ बुराई को खत्म कर दे तब भी अच्छाई नहीं आएगी। तो होता ये है कि आपको अच्छाई का कंटेंट ज्यादा करना पड़ेगा अगर आपको बुराई खत्म करनी है, कम करनी है। तो हमारे यहाँ पर उल्टा है, हमारे यहाँ पे अच्छा कंटेंट बहुत कम है, खराब कंटेंट बहुत ज्यादा है, गलत चीजें बहुत ज्यादा है, अच्छी चीजें बहुत कम है हमारे पास। तो गलत उसकी वजह से गलत के अलावा बेफायदा ना, मतलब एक तो जी जी गलत होता भाई, है कि वो भी गलत में है, वो बेफायदा जो क्लिक बेट है, जो तो लगा देंगे कुछ, ये ना फलाने के साथ चक्कर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यही तो यहाँ है। पे, हाँ, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके घर पैसे आ जाएंगे, वो इस तरह की वीडियोस और ये सारी चीजें, तो वो ये सारे हाँ, गलत में ही आते हैं। लेकिन जो जेन्युइन चीज है ना वो बहुत कम है। उसका एक रीजन तो ये भी है कि जो जेन्युइन बंदे हैं वो अपने बेचारे काम में ही इतने मसरूफ है कि उनके पास वक्त नहीं है कि वो इन चीजों के ऊपर काम करें। बाकी ये जो चीजें कोर्सेज बना रहे हैं, गलत चीजें लोगों को सिखा रहे हैं, इनके पास वक्त ही इतना होता है कि ये अपने ही इसी काम में रहते हैं, इनको बस ये होता है। मसरूफ आदमी जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो एक बिजनेस पर्सन होता है, वो बेचारा अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता है, यही बहुत गनीमत होती है उसके लिए। वो अपने बच्चों, वो इंतजार करते रहते हैं वीकेंड आएगा, मैं अपने बच्चों को घुमा लूंगा, जरा खेल कूद दूंगा उनके साथ, जरा मेरा जो प्रेशर है वो भी लूज हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के पास तो टाइम ही बहुत ज्यादा, वेले बैठे होते हैं हर वक्त इसी कामों के लिए होते हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो इसकी बेसिक सी थ्योरी है, मैं तो आपको वही राग सुनाऊंगा। हम्म, अगर जो मेरी पर्सनल थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। हम्म, एंटरप्रेन्योर कहते उसको हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। ठीक हम्म, है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले रेस्टोरेंट जाते थे, वहां पे जाके आप ऑर्डर करते थे, फिर खाना घर लेके आते थे। किसी ने सोचा कि इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों ना एक ऐप बना दें, राइडर्स हायर कर लें, और उस ऐप का नाम फूड पांडा हो, लोग वहां पे ऑर्डर करें, उनके घर पे खाना आ जाए, और हम थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव चार्ज कर लें जिसमें हमें भी फायदा हो और राइडर को भी जॉब लग जाए। हम्म, तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया था, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, एक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन निकाला। तो इसी तरह से आपके इर्द गिर्द जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम्स की माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। जहाँ पे नहीं है वहां पे भी लोग माहिर है प्रॉब्लम बनानी कैसे है। तो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी 90% यूथ देखे आज के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी के बगैर वो जीरो है। मैं ऐसे हम्म, बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास आइडियाज बहुत ही आला है, वाकई प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज जीरो है, तो वो फेल हो जाते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो टेक्निकल टीम बनाए, या खुद हम्म, टेक्निकली चीजों को सीखे, एप्लीकेशंस बनाए, चीजों को अगेन ऑटोमेट करे, ऑटोमेशन की तरफ जाए। क्योंकि जो हेड होता है ना किसी भी कंपनी का या सी होता है, हमेशा हम्म, उसके ऊपर बार सबसे ज्यादा, वजन सबसे ज्यादा उसके कंधों के ऊपर होता है। हम्म, तो उसको अपने वजन कम करने के लिए हमेशा जो उसकी कोशिश होती है कि वो अपना टाइम, फ्री स्पेस निकालता है। उसका ज्यादा टाइम चीजों को करने में नहीं जाता, ज्यादा हम्म, टाइम उसका जाता है चीजों को मैनेज करने में। मतलब आपने एक चीज बनानी नहीं है बैठ के, आपने सिर्फ चीजों को मैनेज करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा बंदों को हायर करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स बनाने हैं, चीजों को ऑटोमेट करने हैं। तो हम्म, एंटरप्रेन्योर इस थीम के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके चलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, अगर आप बाहर के मुल्कों को, जिस तरह वेस्ट हो गया या बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे आप देखेंगे जो स्टूडेंट होता है वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए या स्टडी कंप्लीट करने से पहले टेक्निकली वो बाकायदा कोडिंग सीख चुका होता है। हम्म, मैं वेस्ट के कुछ सिंगर्स को जानता हूं जो कि कोडिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई है, मतलब वाह, डिजाइनिंग खुद की, ग्राफिक खुद, हालांकि वो सिंगर है बाय प्रोफेशन। वाह, तो हमारे हमारे यहाँ पे एक तो मना भी किया जाता है कि मल्टी टैलेंट नहीं रखना जी, आपको एक ही चीज के ऊपर आना, काम करना है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का है,
अगर खुदा आपको कह रहा है तो यकीनन आपके अंदर वो सलाहियतें हैं। बस तरीका क्या है कि आपने चीजों को सिस्टमेटिक लेके चलना है। आपने मैनुअल जो है ना, जो प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे आपका टाइम ज्यादा जाए वहां पे नहीं जाना, चीजों को आपने ऑटोमेट करना है। और ऑटोमेशन ही आपको वक्त जाया करने से बचाती है, एनर्जी जाया करने से बचाती है, पैसे भी जाया करने से बचाती है। अब आप देख लेना, ये जैसे कि मैंने आपको फूड पैंडा की बात बताई, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज फायदा दे रही है वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। इंसान तो पहले भी थे, रेस्टोरेंट तो पहले भी थे, सारी चीजें थी, लेकिन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी आई और एक बंदे ने आइडिया इंप्लीमेंट किया एज ए एंटरप्रेन्योर, और उससे सबको फायदा हुआ। तो बेसिक सा जवाब जो इसका है वो यही है कि एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रॉब्लम को देखता है, फिर उसकी ऑटोमेशन ढूंढता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, और अपनी एज ए सर्विस उसको पेश करता है लोगों को, अपनी कम्युनिटी के आगे। आखिरी सवाल वो ये है कि कितने करोड़ का? ये 50 करोड़ का है। वो ये एकेडमिया के लोग मैंने देखे हैं, जो स्टूडेंट्स देखे हैं, आईटी पढ़ते हैं, बीएस करते हैं, एमएस करते हैं। मुझे तो डिग्रियों के नाम भी नहीं आते। मुझे 9th क्लास में स्कूल से निकाल दिया गया था, कहते हैं जाओ यार तुम क्या पढ़ करोगे। तो आइंस्टाइन की तरह। मैं बहुत सवाल करता था, बड़े बड़े फटे करता था। अभी तक वो टीचर कहते हैं बड़ा बदतमीज बच्चा है। तो क्या मैं बदतमीजी मैंने अपने हक के लिए की थी। खैर अभी भी मैं माजरत ख्वाह हूं उनसे। लेकिन तुम सवाल ये है कि ये जो आईटी वाले लोग हैं, ये जो आईटी को पढ़ लेते हैं, बाद में इनको पता चलता है ये तो बहुत पुरानी लैंग्वेज हमने पढ़ी है, अभी तो किसी खाते में ही नहीं आती है, और ये कुछ बनाते हैं और इनके अंदर फेयर होता है कि इसको मार्केट में ले जाएंगे तो इससे अच्छी चीज आई होगी। इनका क्या हल है? ये कैसे दौरे हाजिर को ये पहुंच सकते? बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है, और बहुत लोग जो है ना इस सवाल को लेके कंफ्यूजन है। 17-18 लोग देख रहे हैं, अगर उनमें कोई डेवलपर हैं और अभी बेसिक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त सेशन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो चीजें वो सीखते हैं। जी आप ले लें कॉल, अगर आपने नहीं ड्रॉप कर लिया, ठीक है। मैं ड्रॉप कर वो देता हूँ। ठीक है। तो वो जो सीखते हैं, जो वो समझते हैं, वो आउटडेटेड हो चुका होता है, और वो आगे उनको कहीं पे काम नहीं देगा। इससे मैं जो समझ ले 80% इख्तलाफ करता हूँ इससे। उसका रीजन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो एक लॉजिक बिल्डिंग है किसी भी डेवलपर के लिए, वो सबके लिए सेम होती है, वो डिफरेंस नहीं होती। और अगर आप अपनी इब्तिदाई जिंदगी में अपनी एजुकेशन के साथ ही वो चीज सीख रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, तो ये एक बहुत बड़ी गनीमत है आपके लिए। जहां तक बात लैंग्वेजेस की है, मैं मतलब बात टेक्नोलॉजी की पहले कर रहा था, जहां तक बात लैंग्वेजेस की है, वो चेंज होती रहती हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आप डेवलपर हैं और जिंदगी भर भी आपको ये लगता है कि वो आगे चलने वाली है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है। हर 6 महीने बाद, साल के बाद एक नई लैंग्वेज तो नहीं, कम से कम फ्रेमवर्क आ जाता है, और वो रिप्लेस कर देता है चीजों को। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो है ना, देखिए जब बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना लाखों करोड़ों का, उसको जाहिर है वो दिनों में तो बनता नहीं है, उसको साल 2-3 साल लगते हैं। तो जब वो मार्केट में लेके आते हैं बेचारे, बड़ी बड़ी, जो मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, तब तक जो लैंग्वेज है वो डेप्रिकेट हो चुकी होती है। वो सारा उनका खसारे में चला जाता है, फिर बहुत हद तक उनको बड़ी मुश्किलों से वो चीजें लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं है, तो सारी मशीन की लैंग्वेजेस ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई थोड़ी सी तेज है, कोई सी थोड़ी सी फास्ट है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अक्सर लोग जब अपनी इब्तिदाई जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं एज ए स्टूडेंट, अपनी एजुकेशन खत्म करके, उनकी जो मेंटेलिटी होती है, जो मेन पॉइंट होता है उनके जहन के अंदर, वो होता है कि मार्केट हमारी वैल्यू क्या लगाएगी। ठीक है ना, मेरी वैल्यू 20,000 है, मेरी वैल्यू 40,000 है। तो उस टाइम उनका दिमाग खराब होता है इस वजह से कि वो ये देखते हैं कि इस वक्त सबसे हाईली पेएबल सैलरी किस जॉब के लिए। तो वो देखते हैं जी, वो पीएचपी है, वो जावास्क्रिप्ट है, या वो जावा है, या वो फलानी लैंग्वेज है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने 5-6 साल एक और लैंग्वेज को बाकायदगी से पढ़ा होता है, लेकिन सिर्फ मार्केट में क्योंकि उसकी सैलरी वैल्यू कम है, तो लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं, अब फ्यूचर इसका खत्म है, अब अगली जो लैंग्वेज है ना उसका फ्यूचर है, अब हमारा कुछ इसमें हो नहीं सकता। तो वो सिर्फ अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वो एक मेरे ख्याल से बहुत हद तक, कुछ हद तक ठीक फैसला भी है। लेकिन जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, मेरे ख्याल से आपको इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है
और एक एवरेज सैलरी किसी भी डेवलपर की सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 20 से 25 हजार से स्टार्ट होती है, एवरेज, बिल्कुल एवरेज मैं बता रहा हूँ। जब तक आपकी 20-25 हजार सैलरी नहीं लगती, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं डेप्रिकेट हो चुका हूँ, मेरी लैंग्वेज बहुत पुरानी है, मेरा नॉलेज बहुत कम है। आपने सिर्फ कोशिश करनी है किसी तरह से आप घुस जाओ इंडस्ट्री के अंदर, किसी तरह से आपकी कहीं पे भी जॉब लग जाए, आप सरवाइव करो। जब आप सरवाइव करते हो, आपकी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है, उसी दिन आपने आपका प्रैक्टिकल लर्निंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि नहीं, मैं अभी जॉब नहीं करूंगा, मैंने वो फलानी लैंग्वेज सीखनी है, उसका कोर्स करना है, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा होती है, 1.5-2 साल मुझे वो लगेगा, फिर उसके बाद मैं मार्केट में जाऊंगा, फिर जाके अपना दाम लगवाऊंगा। और मुसीबत की बात है, उस वक्त तक वो चीज भी डेप्रिकेट हो चुकी होती है, तो वो वैल्यू वापस नहीं आ जाती। तो एंड ऑफ द डे होता है क्या, उसने अपना टाइम ही जाया किया होता है। सही। अच्छा, एक तो चीज बेहतर यही है। जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक और चीज देखने में आई है डेवलपर्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, वो क्या कहते हैं, वो एक ग्राफिक, एक तस्वीर बेच के फाइवर पे या कहीं पे भी कोई फ्रीलांस पे जो भी करके बड़ा प्राउडी फील करते हैं और दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं तो बड़ा करोड़पति बनने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये हवा कैसे भर जाती है और इसको कैसे निकाला जाता है? ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये जो लोग वाकई कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहला ऑर्डर जो होता है या पहली उड़ान जो होती है या पहला कुछ करना, उनका कहीं पे जॉब लग गई, उन्होंने पहली कोई कोडिंग कर दी ना, उनको फ्यूचर पहले से ही नजर आना शुरू हो जाता है। हालांकि सीखने के बाद कोई मुस्तकबिल तय होता है ना कि आपने क्या सीखा और आप क्या करने वाले हैं आगे जाके ना। आप जी मेरे जी जी। सवाल पे पहुंच रहे हैं। मैं ये मैं कहना बिल्कुल चाहता समझ गया हूँ। वो मेरे पास बड़ा फनी जवाब है इसका। हूँ जी। और वो मैं आपको देखिए, ये नेचुरली है। और मैंने भी जब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, मैंने $8 कमाए थे, $8। और हम्म उसके लिए मैंने 6 महीने फाइवर पे काम किया था। उसके बाद मेरे $8 का पहला मेरा ऑर्डर मुझे मिला था। हम्म और उस वक्त मुझे ये लगा था शायद बिल गेट्स मेरे आगे बैठा होगा तो मैं उसको देखूंगा भी नहीं, टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। उसका हाँ, रीजन ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सहरा है, तपिश है, और आप बिल्कुल जो है ना प्यासे हैं। हम्म आपके चप्पल भी नहीं है, सर पे धूप है, आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, अचानक से आपको जो है ना एक ठंडा पानी का गिलास मिल जाता है, हम्म तो आपकी कैफियत क्या होगी? तो ये तो बिल्कुल नेचर का हिस्सा है, आपको यकीनन बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। मैं हम्म भी बड़ा खुश हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये जो $1 भी आप कमाते हैं ना लाइफ में फर्स्ट टाइम, एक तो आपको पता है डॉलर जो है ना, जो करेंसीज में, उन करेंसीज में शुमार होता है जो सबसे पावरफुल करेंसी है। सही। तो पहले तो आपको ये पता चलता है कि मैंने उस करेंसी को टच कर लिया है, हम्म जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी है। और अब ठीक है। जब मैं इसको कैश करूंगा, ये 160 मरतबा जो है ना जर्ब लगेगा इसको, और मेरी करेंसी बनेगी, चाहे वो वाह। $1 ही क्यों ना हो। ठीक है बिल्कुल। ना? तो वो जो जर्ब सिर्फ करेंसी को नहीं लगता, वो आपकी मेंटेलिटी को भी जर्ब लगता है, हम्म आपकी सोच को भी लगता है। गुड। आपके वो एक अप्रिसिएशन आती है आपकी तरफ, जब आप वाकई पैसे कम, जिस तरह एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ में कहीं उसको जॉब लगती है, तो फर्स्ट सैलरी जब उसको मिलती है, तो वो कितना उसको ये लगता है कि जी मैं डिपेंडेंट होने वाला हूँ, अब मैं जो है ना, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं गाड़ी भी लूंगा, मैं शादी भी कर लूंगा। हालांकि उसने 2-2.5 हजार रुपए सिर्फ कमाए होते। तो वो तो सही। प्रैक्टिकली आता है यार, वो वाइब अच्छी है, वो होनी चाहिए। और हम्म, वो हर किसी को आएगी। चलें, जबरदस्त है। अच्छा, ये आपकी तरह खुश रहने का राज थोड़ा सा बताएं, आप यार कैसे? आपको किसने कहा? मैं तो बड़ा गमगीन आदमी हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप मिला था ना, आप मुझे रॉक फेस में मिले थे। वो नहीं, वो फिल्म में वो जो चाय आपने पिलाई थी मुझे, खावा पिलाया था, सुलेमानी पिलाया था। मैं कोई हाँ सवाल कर वैसे। रहा हूँ, आपका इतना सख्त जवाब है। वो वीडियो मेरे उस फोन में पड़ी होगी, वो फोन भी मैं ढूंढूंगा। मैं इतना लंबा सवाल कर रहा था, आपका जवाब इतना सा, वो क्या था, वो क्यों था? यार अब मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन थोबड़ा यार मुझे मिला ऐसा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो लोगों को अगर लगता है गुस्से में हो, तो इसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली मुझे ये लगता है मैं बहुत चिल आदमी हूँ। मैं दिन में कम से कम फेसबुक के ऊपर भी फनी चीजें भी लिख देता हूँ, कभी कुछ भी, वो मजाक मेरा चलता रहता है। और मेरे यहाँ पे ऑफिस में भी मैं बहुत चिल हूँ, बच्चों के साथ घर में भी नॉर्मली मैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह हूँ। मैं वो ज्यादा गुस्सा और वो ज्यादा मेरे अंदर वो चीज है नहीं। बाकी पर्सनालिटी आपको पता है ना, होती है हर इंसान की अलग अलग। क्योंकि मैं सऊदीया में पैदा हुआ हूँ, तो वहां पे आपको पता है, वहां का खाना पीना, वहां का उठना बैठना, वहां पे वैसे एक पर्सनालिटी एक बन जाती है लोगों की।
जिसमें फील होता है कि तकब्बुर है, जिसमें फील होता है गुरूर है, घमंड है। मुझे बाज लोग, बड़े लोग बोलते हैं कि मैंने, अब यकीन करें, मैंने कॉलर छोटे बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसका इसका ना मुझे पता चला था कि जिसके बड़े कॉलर हैं उसका मतलब है उसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा है, तकब्बुर अच्छा, बहुत ये ज्यादा मेरे है। आपका बड़ा कॉलर, आपका कॉलर हमारे तो यहाँ मैं तो वो इतने बड़े पहनते हैं, फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मेरे पास गर्दन ही नहीं है, तो गर्दन नहीं है तो इसको मैंने छोटा किया है। अब भी मुझे लग रहा सही है है, कि अब भी गर्दन नहीं है और इसको और छोटा करना है। सही सही सही। तो यार अपनी तरह से तो कोशिश करते रहते हैं कि गुस्सा ना करें, लेकिन क्योंकि इंसान है और आपको पता है कि इंसान जो है ना कमजोर होता है, जी, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ भी जाता है। सही है। क्या कहते हैं, मुझे आपके घर का एक वाकया याद है रात के वक्त। वो क्या कहते हैं, आपका डेवलपर था, पता नहीं कौन था। मैंने जी जी। पहले मैंने ब्रीफ किया था कि मेरी हर चीज कल्चरल है ना, कल्चर है, सकाफत है। मेरे जूतों पे कशीदाकारी थी, मेरे वॉलेट पे थी, मैंने कोई वेस्ट कोट भी पहनी हुई थी। तो उसने ना रात को आके ना मेरे जूतों पे खड़ा हुआ था, वो अपनी चपलियों के साथ। तो ओ, बाद में कहता है सॉरी। मैंने कहा मेरे कल्चर पे तुम खड़े हो गए और सॉरी कह रहे हो। फिर वो माफिया मांग रहा था। तो तो उसने इतना जानबूझ के किया था या गलती से हो गया था उससे? गलती से हो गया, मैं तंग अच्छा कर अच्छा रहा था। मैंने बहुत तंग किया फिर मैंने उसको ना। मैंने कहा मैं अच्छा अच्छा। ऐसा किसी का मेहमान नहीं बनना, लोग मेरी कदर ही नहीं करते। तो कासिम भाई, थैंक यू सो मच, आपका मैंने वक्त लिया। आपने कोई अल्लाह इशू नहीं। आपको लंबी उम्र दे। मैं बहुत जल्द आमीन। लाहौर आने वाला हूँ, फिर आपका मगज खाऊंगा, वहां बैठेंगे। मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ, हो सकता है वहां भी मुलाकात हो जाए आपसे। हाँ, मैं कल 3 बजे के बाद फ्री हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कल तीन चले बजे ठीक है। थोड़ी मेरी मसरूफियात है, उसके बाद मैं फ्री ठीक है। हूँ। अच्छा, थोड़े से कुछ सवाल भी ले लेते हैं, मेरे ख्याल से काफी दोस्त देख भी रहे हैं, तो हम सिर्फ अपनी गपशप में लगे हुए हाँ, आप पता नहीं कहाँ निकल गए थे एंटरप्रेन्योर बनाने हैं के लिए जी। भी। अच्छा, ये भाई कहते हैं सर मैंने बीसी, यार ये लफ्ज जो है ना बड़ा खतरनाक है, BScs किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, प्लीज गाइड मी, आई वांट टू इम्प्रूव माय स्किल्स, सर आई वांट टू अर्न मनी, सो प्लीज हेल्प मी। अब देखें, सबसे बड़ी जो बात है ना इस सवाल के अंदर वो ये है कि दो सवाल हैं एक साथ हैं। एक वो कहते हैं कि मैंने पैसे कमाने, और एक वो कहते हैं मैंने स्किल को इम्प्रूव करना है। हम्म, तो मेरे ख्याल से तो जब तक स्किल इंप्रूव नहीं होती तो पैसे का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को सर्व नहीं कर सकते, जब आप किसी को सर्विस नहीं दे सकते, तो कोई पैसे आपको क्यों देगा? तो सही बात। मेन पॉइंट जो है ना वो होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। अब आप कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इन भाई का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो आप देखें आपका जो इंटरेस्ट है उसको देखें, अगर वो रीजनेबल है तो उसके पीछे पड़ जाएं, कम्युनिटी बनाएं, लोगों से पता करें उसके बारे में, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाएं, यूट्यूब के उसके कोर्सेज निकालें, हर तरह से दिन रात अपने बेडरूम में भी तस्वीरें लगा दें उसकी, बुक्स की, और हर जगह पे वॉशरूम में भी लगा दें, बस दिन रात उसके पीछे पड़ जाएं। जैसे ही आप स्किलफुल हो जाएंगे, मुझे इतना पता है, जब भी आप वैल्यूएबल बनते हैं, आपकी जो वैल्यू है वो लगना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जब आप जीरो होते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं लगाता। जब भी मार्केट में आपका नाम थोड़ा सा भी आना शुरू होगा ना, इस बंदे को काम आता है ये वाला, ऑटोमेटिकली जो है ना, और कुछ नहीं तो घर वाले ही काम देना शुरू कर देंगे, खानदान वाले ही देना शुरू कर देंगे, तो वहां से आपका काम शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। अरशद भाई कह रहे हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद पेपाल टू ऑपरेट इन पाकिस्तान? अरशद भाई, एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि इश्यू क्या है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो थोड़ी बहुत मुझ नाचीज की वर्किंग है या जो बाकी लोगों से पता चला हुआ है, वालेकुम अस्सलाम मुअज़्ज़ भाई, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब्यूज और इनसिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेपॉल में पाकिस्तान में अपना अकाउंट बनाता हूँ और मैं वेस्ट की किसी कंट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, बैंक में ट्रांजैक्शन कराता हूँ और फिर मैं फरार हो जाता हूँ, और पता ये चलता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बहुत ही किसी इनोसेंट आदमी की थी और मैंने चोरी किए वो पैसे, तो अब मुझे पकड़ना एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई और फॉरेन कंट्री के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाती सिक्योरिटी की, या इस तरह की जो थ्रेड्स होते हैं, तब तक कोई भी, क्योंकि जो बैंकिंग चैनल्स हैं या पेमेंट गेटवेज हैं, उनका सबसे बड़ा जो इश्यू होता है ना वो दो चीजों के ऊपर होता है। एक अब्यूज इस तरह की हैकिंग के थ्रू, दूसरा होता है रिफंड्स का।
अगर आप एक बैंक में आपका अकाउंट है और बार बार रिफंड भी आ रहे हैं ना, तो बैंक आपका अकाउंट सस्पेंड कर देती है। बैंक को कभी भी रिफंड नहीं पसंद होता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज चलते रहते हैं, लॉयर के केसेस भी चलते हैं उसमें, बाजों का लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं, तो बैंक अपना बड़ा सर खपाई हो जाती है उसकी। और दूसरी अगर इनसिक्योरिटी है, तो ये दो चीजें हमारे मुल्क में उरूज पर हैं आज भी। जब तक हमारे मुल्क के अंदर अब्यूज इस तरह का और सोशल सिक्योरिटी जो है वो जब तक ठीक नहीं होती, तब तक नहीं आएगा। सर आजकल लोग ये क्या लिखा हुआ है यार, जहूर अहमद भाई ने क्या लिखा है, लोग PS फ्लैश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग की है उसको थोड़ा इन्फॉर्म। भाईजान मैं बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूँ जहूर भाई, इन्वेस्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, यकीन करें मैं किसी पे बिलीव नहीं करता। मैं मजदूर आदमी हूँ, सुबह उठता हूँ शाम उठता हूँ, जब भी टाइम मिलता है काम पे जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, घर चला जाता हूँ, ताजी खाता हूँ, अपनी मछली खुद पकड़ता हूँ, अपना शिकार खुद करता हूँ। इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, मेरे ख्याल से ये सारे फारिग हैं, और ये लालच वाले हैं। इनकी तरफ जाते वही लोग हैं जो सिर्फ पैसा जिनके पास है और उनको जाया करना है। बाकी मैं तो नहीं समझता कि इस तरह किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कासिम भाई, मैं जी स्टूडियो छोड़ रहा हूँ, एक जरूरी ठीक है। कॉल बात आ रही है। आप जवाब ठीक है। दें। आप जी जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, तो इमरान भाई कुछ मसरूफियत की वजह से चले गए हैं। अब हम सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। अगर आपके पास मजीद कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। इमरान भाई इम्पैक्ट वाला, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ओएस भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑटोमेशन कैसे करें, थोड़ा गाइड करें, सहराब खान। सहराब भाई, ऑटोमेशन आज के दौर में सिर्फ एक ही चीज से होती है, और वो है कंप्यूटर से। आप वो यकीनन लकड़ी से, लोहे से, या किसी और चीज से मशीनरी बना के फिजिकल चीजों को तो ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी इदारा जब चलाना होता है, क्योंकि जब बड़ी कोई भी हमने चीज चलानी है या कंपनी बनानी है या एक छोटी सी फर्म भी बनानी है ना, तो हमें सबसे पहले उसकी वैल्यूज और फिर उसके बाद उसकी जो एक सिस्टम ड्रिवन एक कल्चर है उस कंपनी का। क्या हो गया भाई, नेट तो बंद नहीं हो गया? आई थिंक नेट बंद हो गया। जी सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बता रहा था कि आज के दौर में जितनी भी चीजें हैं वो सिस्टम ड्रिवन है, मतलब टेक्नोलॉजी को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे आप छोटी कंपनी बनाते हैं, बड़ी कंपनी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप चीजों को सिस्टमेटिक लेके चलें। अब उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, जो कि चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, उसके लिए बहुत बेसिक और सिंपल सा हल ये है कि वो जहां से इब्तिदा कर सकता है, जिसमें आप जानते हैं गूगल डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल डॉक्स, जिसको पुराने वक्तों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता था, जो कि आज की भी है, लेकिन ये सारी चीजें आज क्लाउड पे गूगल आपको देता है, जिसके अंदर आपके पास स्प्रेड शीट्स हैं, जिसको एक्सेल कहा जाता था पुराने वक्तों में। उनके अंदर आप फॉर्मूलाज बनाते हैं, उनके अंदर आप अपना डाटा ऐड करते हैं, फिर उस डाटा को आप विजुअलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, इवन कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी क्यों ना हो। इस तरह से आप इब्तिदा कर सकते हैं। ये पहला मरहला है ऑटोमेशन की तरफ। आप चीजों को कम से कम राइट तो करें, लिखें तो सही ना उनको। लिखते जाएंगे, अपना हिसाब लिखेंगे, अपना एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्या कम हो सकता है, क्या ज्यादा हो सकता है, कितना दिया कितना लिया, ये सारा जब आपका रिकॉर्ड में आना शुरू होगा, जब आपके पास डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर उस डाटा बेस के ऊपर आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मेरा इस महीने के इतना खर्चा हुआ, इतने एक्सपेंसेस हुए, और किस तरह से मैंने चीजों को लेके चलना है। इवन कि अगर आपके साथ 10-12 लोग काम करते हैं, एक्सेल शीट के ऊपर जब भी वो आपके दफ्तर आते हैं या दुकान में आते हैं, वो एक्सेल शीट के ऊपर अपना टाइम लिख सकते हैं कि अब हम दुकान में आ गए हैं, वहां पे चेक इन का टाइम डाल देंगे, इस तरह से चेकआउट का टाइम डाल देंगे, और आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ ऑटोमेटिकली उनके जो वर्किंग हार्स हैं, एक्सेल शीट आपको या गूगल जो शीट है वो कैलकुलेट करके आपको बता देगी कि इनके एग्जैक्टली कितने पैसे बनते हैं। तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत ही बेसिक किस्म की आपने ऑटोमेशन कर दी। इसी तरह से आप चीजों को आहिस्ता आहिस्ता से ऑटोमेट करते जाते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े छोटे छोटे टूल्स इस्तेमाल करके।
ओएस भाई कहते हैं, कासिम भाई पाकिस्तान के टूरिज्म बिजनेस का फ्यूचर क्या है? ओएस भाई, पाकिस्तान में टूरिज्म है ही नहीं, और ना पाकिस्तान में टूरिज्म का बिजनेस हो सकता है अगले 5-6 सालों तक। फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। 2-3 ऐप लॉन्च कर देते हैं छोटे मोटे। मुझे 2 साल हो गए, मैं ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर कराना चाहता हूँ सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज की टूवर्ड्स के लिए। आप यकीन करें, मुझे इतना ज्यादा इन्होंने खपाया है, अब मेरा दिल ही नहीं है कि मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर कराऊं। चीजें बहुत सिंपल होनी चाहिए। एक वेबसाइट बनाए, वहां पे कोई भी इजी पैसे पे करके अपना सर्टिफिकेट बनाए, कंपनी रजिस्टर हो जाए सिंपली। मेरा एक दोस्त है यूके के अंदर, और मुझे किसी वजह से यूके में कंपनी रजिस्टर करानी थी। आप यकीन करें, मैंने कल रात 12 बजे उसको कहा कि यूके में कंपनी रजिस्टर करानी है। दोपहर 4 बजे से पहले उसने मुझे ईमेल की सर्टिफिकेट सेंड कर दिया। विद इन आई थिंक 16 आवर्स के 14 आवर्स के अंदर कंपनी सेटिस्फाइड, रजिस्टर भी होगी, बैंक के लिए भी अप्लाई होगी, पेपॉल के लिए भी अप्लाई होगी। तो आप, हम कहाँ बैठे हैं? हमें ये सारी चीजें वही ऑटोमेशन वाली हैं। जब तक हमारी गवर्नमेंट अपने प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करती, चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करती, अब हम धक्के खाती रहेगी। छोटी सी चीज होती है। मुझे पिछले हफ्ते कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था, मैं उसके लिए पूरा दिन खुआर होता रहा, और मुझे 3 दिन के बाद जाके मिला। अब अगर मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो सिंपली गवर्नमेंट का एक ऑप, मैं वहां पे जाके अपना आईडी कार्ड दूं। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो उस डाटा के अंदर अवेलेबल होगा, मैं वहां से अपना पीडीएफ निकालूं, प्रिंट कर लूं। ठीक है, मैं वहां पे गया, 300 रुपए दिए, लाइनों में लगा रहा। मेरी बेगम भी मेरे साथ थी, वो भी औरतों की लाइनों में लगी रही। ठीक है ना, फिर उनकी रिक्वायरमेंट बाद में कुछ और निकल आई, वो उनको जाके दी। तो ये सारी चीज एंड में क्या हुआ? टाइम ही जाया हुआ ना। तो जब तक चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती, ऑटोमेट नहीं होती, हम सब लोगों को वक्त जाया होता रहेगा, और हकीकत में वक्त हमारा नहीं, इस मुल्क का जाया हो रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जितना हम चीजों को ऑटोमेट कर पाए एज ए गवर्नमेंट, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर इस चीज 70 साल जाया हुए हैं, अगर इनको बचाना है, रिकवर करना है, जिसका मैंने एक नाम भी रखा है, रिकवर पाकिस्तान, उसका मकसद एक ही चीजों को ऑटोमेट करना है। तो हमें सबसे पहले जो चीज करनी पड़ेगी, हमें हर चीज गवर्नमेंट की उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को खुद ये चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि वो तो आम जो कैपिटलिस्ट हैं या जो बिजनेस पर्सन, उनको तो वो अलाउ नहीं करते इन सब चीजों के लिए। मतलब कुछ स्पेस तक करते हैं कि आप जाके प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को सीरियस कौन लेता है? आप इतनी मेहनत करके एक चीज बना के जाके गवर्नमेंट को प्रपोज करो, तो आपको डिसहार्ट भी करेंगे ऊपर से। सो इश्यूज बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाइव आते रहें, बात करते रहें। अभी तक पाकिस्तान में काफी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं करते? वैसे भाई, अभी मुझे कहीं जाना है, मेरे ऑफिस में सब वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर हम एक और नशिस्त रखेंगे। टाइम 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हल्का सा मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान की जो ट्रैवल की इंडस्ट्री है वो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, या फिर ट्रैवल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। एक तो जो ट्रैवल की टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन कि एक होटल का ओनर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बाजों का कुछ सॉफ्टवेयर जैसे हैं जो कि 50 लाख तक भी उनकी कीमत है। दूसरी चीज ये है कि वो फ्रेंडली नहीं है टेक्नोलॉजी से। गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, लेकिन आदत नहीं है, आदत लगने में थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। तीसरी चीज ये है कि अगर वो सिस्टमेटिक होते हैं, वो ऑटोमेट करते हैं, तो टैक्सेस में और बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट उनको पकड़ती है, वहां से बचना उनके लिए बड़ा टफ हो जाएगा। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं, वो इतना उनको रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। आई थिंक स्प्लैश इज अ टोटली फेक वेबसाइट फॉर योर पॉइंट। सर, जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब फेक है। इवन कोई 100% भी कहता है ना कि जेन्युइन है, सब फेक है। इन्वेस्टमेंट्स के चक्रों में ना पड़े, अपनी कंपनी बनाए, अपना बिजनेस बनाए, अपना एक कल्चर बनाए, और अपने आप को एम्पावर करें। इन चक्रों में ना पड़े। पैसा कमाना आज के दौर में बहुत टफ है। कोरोना के बाद तो और मुश्किल हो गया। जिसके पास कैश है, इन्वेस्टमेंट से संभाल के रखें उनको। अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसके ऊपर। बाकी लोगों को अपनी मेहनत का पैसा ना दें, लोग आपका पैसा जाया कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आज ये काफी लंबा वीडियो हो गया। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।